हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी हम लोग श्वसन को पढ़ रहे थे। और श्वसन में हम पिछले 3 वीडियो में आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बताए हैं, जो बेसिक से लेकर के बोर्ड मॉडल तक के प्रश्न बताए हैं, जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के भी बहुत सारे प्रश्न बताए हैं। तो आज हम लोग इस पार्ट में, जहां पर पिछले पार्ट में हम खत्म किए थे, बस उसके आगे देखेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आज के इस क्लास में आपका यह जो श्वसन वाला चैप्टर है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो बस आज भर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लीजिए श्वसन को पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग श्वसन चैप्टर को भली भांति बेहतर तरीके से समझ सके। तो चलिए, अगर आप लोग पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे, पिछला क्लास अटेंड किए होंगे, तो आपको पता ही होगा कि पिछले क्लास में हम यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिए थे कि उत्सर्जन क्या होता है और मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। उसमें हम आपको उत्सर्जी अंग के बारे में भी बताए थे, उत्सर्जन के भी बारे में बताए थे, और उत्सर्जी अंग के बारे में बताए थे कि त्वचा होता है, फेफड़ा होता है, उसके अलावा लीवर, जिसको कि यकृत भी बोला जाता है। तो यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करा दिए थे। और आज आपको यहाँ से बताना है, यानी कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। यहाँ से आपको हम आज के इस क्लास में पढ़ाएंगे, और जस्ट इसके बाद तो 3 क्वेश्चन और बचेगा। बस उसके बाद यह जो श्वसन वाला चैप्टर है यह कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का जवाब आपको अच्छे तरीके से वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, हर एक लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए कि क्लास स्टार्ट हो गया है, वीडियो अपलोड हो गया है। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग यहां से शुरू करेंगे। मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो सचित्र कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको चित्र बनाना है और चित्र के माध्यम से समझाना है। तो चित्र तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का चित्र होता है कि एक धमनी होता है और एक सिरा होता है, महाधमनी और एक महासिरा, और वहीं धमनी और सिरा से 2 किडनी अटैच होता है। आप लोग को पता होगा कि 2 किडनी होते हैं हमारे शरीर में। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक महाधमनी है और एक महासिरा है, और दोनों से दाईं तरफ और बाईं तरफ 2 किडनी अटैच है, और वो किडनी से ही मूत्रवाहिनी अटैच है, और मूत्रवाहिनी से जो मूत्र होता है वह मूत्राशय में चला आता है, और उसके बाद मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह पूरा ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बनाने का कोशिश भी करेंगे। काफी आसान सा यह चित्र होता है, आप लोग बड़े ही आराम से बना लेंगे। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से किस प्रकार से लिखेंगे, ताकि परीक्षा में आपको पूरा नंबर दिया जा सके। तो चलिए, इसके बारे में हम आपको लिख करके बताते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग वृक्क होता है। वृक्क, जिसको कि किडनी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी संरचना प्रमुख अंगों से संपन्न होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे अंग जो होते हैं वह मिले हुए होते हैं, और तभी जाकर के यह पूरा जो होता है वह मूत्र मार्ग बनता है, जो मूत्र का जो संरचना होता है वह तैयार होता है। तो चलिए, सबसे पहला हम आपको बताते हैं वृक्क ही, क्योंकि मूत्र संरचना में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह वृक्क ही होता है। तो वृक्क के बारे में हम लोग लिखेंगे कि यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में 2 किडनी होता है, एक दाईं तरफ होता है और एक बाईं तरफ होता है, जो कि कमर के पास स्थित होता है। अगर बाई चांस उनका एक किडनी खराब हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो अपने आप से दूसरा किडनी काम करना शुरू कर देता है। इसलिए भगवान जो है वह शरीर में 2 किडनी दिए हैं। तो चलिए, और उसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, एक किडनी का वजन होता है 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम एक किडनी का वजन होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किडनी का वजन कितना होता है, तो आपको बताना है 150 ग्राम। यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है। मेरुदंड कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो रीढ़ होता है ना, उसी को मेरुदंड बोला जाता है। तो यह जो किडनी होता है, जिसको वृक्क बोलते हैं, यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है, और वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है, तो इसका जवाब होगा कि कॉर्टेक्स बोला जाता है, जिसका आकार उत्तल, उत्तल मतलब क्या होता है, हल्का उभरा हुआ। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। अवतल मतलब होता है धंसा हुआ, और उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ, यानी कि उठा हुआ। तो जो कॉर्टेक्स का आकार होता है वह उभरा हुआ होता है, जबकि वृक्क के अंदर वाला भाग को मेडुला कहा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा
जाता है कभी कभी कि मेडुला क्या होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मेडुला क्या होता है। तो आपको बताना है कि ब्रिक यानी कि जो किडनी का अंदर वाला भाग होता है उसी को मेडुला बोला जाता है, जिसका आकार अवतल होता है, मतलब कि धंसा हुआ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्टेक्स का आकार कैसा होता है तो उभरा हुआ होता है, मेडुला का आकार कैसा होता है तो धंसा हुआ होता है यानी कि अवतल होता है। और ब्रिक के धंसे हुए भाग को पेल्विस बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन आप लोग को आराम से याद हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके समझेंगे तो। ब्रिक का जो धंसा हुआ भाग होता है उसको पेल्विस कहते हैं, और ब्रिक का कार्य नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारे शरीर में किडनी होता है वह फिल्टर का काम करता है, छानने का काम करता है, और जो मूत्र होता है वह किडनी के द्वारा ही छन करके मूत्राशय में पहुंचता है, उसके बाद ही शरीर से बाहर होता है। तो उसका जो मुख्य काम होता है वह क्या होता है, छानने का काम होता है। तो किडनी के बारे में तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, जिसको हिंदी में ब्रिक बोलते हैं और अंग्रेजी में किडनी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जो किडनी होता है वह एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन उसका हिंदी वर्ड क्या होता है, ब्रिक होता है। तो ब्रिक के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे, यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है, जिससे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है। ब्रिक के बाहरी भाग को कार्टेक्स बोला जाता है, जिसका आकार कैसा होता है, उभरा हुआ यानी कि उत्तल होता है। जबकि ब्रिक के अंदर वाला भाग को मेडुला बोला जाता है, जिसका आकार अवतल यानी कि धंसा हुआ होता है। और जो धंसा हुआ भाग होता है उसको पेल्विस बोला जाता है। और ब्रिक का कार्य जो होता है वह नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो आप लोग ब्रिक के बारे में, किडनी के बारे में समझ गए होंगे। अब जब किडनी से होते हुए मूत्र कहाँ पर पहुंचता है, मूत्र वाहिनी में पहुंचता है। मूत्र वाहिनी क्या होता है, जो नलिका लगा हुआ होता है किडनी से सीधे मूत्राशय में। तो जो जिस नली के द्वारा, जैसे देख लीजिए, मान लिया कि यह जो है वह क्या है, महाधमनी है, यहाँ पर हमारा किडनी लगा हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लिया कि किडनी है तो यहाँ से होते हुए, और यहाँ पर क्या है, मूत्राशय मान लिया कि हो गया। तो यहाँ से होते हुए यानी कि किडनी से होते हुए जिस नली के माध्यम से मूत्राशय में मूत्र पहुँचता है, तो यह जो नली है इसी को क्या बोला जाता है, मूत्रवाहिनी बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मूत्रवाहिनी के बारे में लिखेंगे कि ब्रिक के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी, वाहिनी मतलब क्या होता है, वाहिनी मतलब नलिका होता है। तो ब्रिक के पेल्विस वाले भाग से निकलने वाली नलिका या वाहिनी को मूत्रवाहिनी कहा जाता है, जो मूत्राशय में जाकर के खुलता है। यानी कि जहां पर मूत्र जमा होता है उस भाग को मूत्राशय बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि किडनी से मूत्र किसके द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है, तो आपका जवाब होगा मूत्रवाहिनी के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मूत्रवाहिनी में बस हम लोग 2 लाइन ही लिखेंगे कि ब्रिक के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्रवाहिनी बोला जाता है, जो मूत्राशय में जाकर के खुलता है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप होता है मूत्राशय, क्योंकि सबसे पहला जो मूत्र होता है वह किडनी से निकला, मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पर पहुँचेगा, मूत्राशय में पहुँचेगा। तो मूत्राशय के बारे में हम लोग लिखेंगे कि शरीर के पिछले भाग में नाशपाती के जैसा थैलीनुमा संरचना को मूत्राशय कहा जाता है। नाशपाती के जैसा, आप लोग नाशपाती जरूर देखे होंगे। तो जो मूत्राशय का आकार होता है वह नाशपाती के जैसा ही होता है। तो शरीर के पिछले भाग में नाशपाती के जैसा थैलीनुमा संरचना को मूत्राशय कहा जाता है, और इसी में मूत्र क्या होता है, जमा होता है, संग्रह होता है। तो अगर मूत्र संरचना के बारे में आपसे सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहला इसमें हो जाएगा किडनी, जिसको ब्रिक बोलते हैं, जहां पर कि मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र को फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। और उसके बाद किडनी के बाद से फिर मूत्रवाहिनी में मूत्र आता है, क्योंकि मूत्रवाहिनी एक नलिका होती है जिसके माध्यम से ही क्या होता है, मूत्राशय में पहुंचता है। और उसके बाद मूत्र आकर के कहाँ जमा हो जाता है, तो मूत्राशय में आकर के जमा हो जाता है। मूत्राशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के आकार का होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जब मूत्र हमारा मूत्राशय में आकर के जमा हो गया तो उसके बाद यह मूत्र मार्ग में पहुंचता है, जिस मार्ग से बाहर निकलता है। यानी कि शरीर से बाहर हम लोग जिस मार्ग के द्वारा ही मूत्र को निकालते हैं उसे ही हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो कुल 4 स्टेप में ही मूत्र का पूरा संरचना होता है। सबसे पहला ब्रिक बताए,
उसके बाद क्या बताए, मूत्रवाहिनी बताए, जिससे होकर के मूत्र कहाँ तक पहुँचता है, मूत्राशय में पहुँचता है। और उसके बाद मूत्राशय होता है जहाँ पर आकर के मूत्र जमा होता है, और जब जमा होता है, जब मूत्राशय भर जाता है, उसके बाद समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा ही मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मूत्र के पूरे संरचना के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप लोग इस प्रकार से लिख देते हैं तो। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन। देख लीजिए नेफ्रॉन क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो नेफ्रॉन होता है वह भी एक किडनी का ही भाग होता है जिसका काम होता है खून को छानना। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसका फिगर बनाने के लिए आ जाए तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसका फिगर बनाएंगे। देख लीजिए यह जो ऊपर का जो भाग है ना, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, यह एक कूपी नुमा संरचना होती है। ऊपर की तरह यह मुंह खोले हुए रहता है। इस तरह से आपको संरचना ऊपर की तरफ बनाना है। इसको क्या बोला जाता है, अपवाही धमनी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, या फिर इसको ग्लैमरुलस भी बोला जाता है। उसके जो इसका जो आकार होता है वह बोमेन संपुट के आकार का होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन का कार्य विधि कैसा होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ इसी प्रकार से फिगर इसका बनता है। तो चलिए नेफ्रॉन का परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन बोला जाता है। वृक्क कहने का मतलब क्या होता है, किडनी, हम आपको अभी बताए हैं। किडनी को ही हिंदी में वृक्क बोलते हैं और वृक्क को अंग्रेजी में किडनी बोला जाता है। तो वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। इसे वृषाणु भी कहा जाता है। तो अगर वृषाणु भी बोला जाता है या फिर नेफ्रॉन भी बोला जाता है तो आपको अलग अलग नहीं समझना है, क्योंकि वृषाणु और नेफ्रॉन दोनों एक ही चीज होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक किडनी में यानी कि प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से भी अधिक होता है। कितना होता है, 10 लाख। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके किडनी में कितना नेफ्रॉन है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना है, तो आपको इसका जवाब बताना है कि हमारे किडनी में, हमारे वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। नेफ्रॉन की संरचना प्याले की आकृति का होता है। अभी हम आपको ऊपर में दिखा रहे थे, कुछ इस प्रकार का संरचना होता है, यानी कि प्याले नुमा संरचना होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। जो प्याला नुमा संरचना होता है, जो ऊपर की तरह मुंह खोले हुए होता है, उसे बोमेन संपुट बोला जाता है। और बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का जाल जैसा गुच्छा समूह पाया जाता है, जिसे ग्लैमेरुलस बोला जाता है। अति लघुतरीय या फिर लघुतरीय प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि ग्लैमेरुलस क्या होता है, तो आपको बताना है कि बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। जैसे जाल किस प्रकार का होता है, जैसा गुच्छे का समूह होता है उसी प्रकार का जाल बिछा होता है, जिसे ही हम लोग ग्लैमेरुलस बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्लैमेरुलस और बोमेन संपुट के मिश्रित रूप को मेलपिगियन संपुट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्लैमेरुलस और बोमेन संपुट के मिश्रित रूप को मेलपिगियन संपुट कहा जाता है। सभी नेफ्रॉन के मेलपिगियन संपुट वृक्क के कार्डियक्स भाग में जाकर के शामिल होता है, जबकि लूप ऑफ हेनले वृक्क के मेडुला भाग में शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ग्लैमेरुलस और बोमेन संपुट के मिश्रित रूप को क्या बोला जाता है, मेलपिगियन संपुट बोला जाता है। ग्लैमेरुलस क्या होता है और बोमेन संपुट क्या होता है, दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। बोमेन संपुट के बारे में क्या बताया कि जो ऊपर की तरह जो मुंह खोले हुए होता है उसी को बोमेन संपुट बोला जाता है, और बोमेन संपुट में जो जाल बिछा होता है उसको ग्लैमेरुलस बोला जाता है, और दोनों के मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं, मेलपिगियन संपुट बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेफ्रॉन के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। काफी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सिर्फ नेफ्रॉन का परिभाषा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो परिभाषा ही पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो इसका बस आपको एक लाइन में इसका परिभाषा देना है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। काफी आसान परिभाषा है। अगर आप लोग इतना भी ध्यान रखते हैं तो समझिए कि आपको 2 नंबर का काम कंप्लीट हो गया। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को
नेफ्रॉन बोला जाता है। और नाम अगर आप लोग ध्यान रख सकते हैं तो जरूर रखिएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस जरूर याद रखिएगा कि प्रत्येक ब्रिक में यानी कि प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 10 लाख होता है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि प्रत्येक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 10 लाख से भी अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन की संख्या होता है सिर्फ एक ब्रिक में। बोमेन संपुट क्या होता है? नेफ्रॉन की संरचना जो प्याले की आकृति का होता है उसे बोमेन संपुट बोला जाता है। इस प्रकार से आप लोग लाइन बाय लाइन करके भी याद रखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको क्या बताए? सबसे पहला क्वेश्चन मूत्र के संरचना के बारे में बताए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम आपको नेफ्रॉन के बारे में बताए। अब चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है वह है डायलिसिस मशीन। अक्सर आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि डायलिसिस मशीन लगा हुआ होता है, या फिर जिनका तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाता है तो कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि उनको डायलिसिस पर रखा गया है, यानी कि डायलिसिस मशीन पर रखा गया है। तो चलिए डायलिसिस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल भाषा में आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो बस किडनी को ही ठीक करने के लिए या फिर जो किडनी का काम होता है वह डायलिसिस मशीन कर देता है। बस आप लोग सिंपल भाषा में इतना ही समझिए। अगर किसी व्यक्ति के किडनी पर चोट लग जाता है या फिर किसी भी कारण बस, जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वैसे स्थिति में भी किडनी खराब हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के किडनी में चोट लग जाता है या फिर उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी अगर खराब हो जाता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब किडनी खराब हो जाएगा यानी कि हमारे शरीर में जो खून को छानने का काम कर रहा था अगर वही चीज खराब हो गया तो इसका मतलब है कि जब खून नहीं छनाएगा, जब हमारा मूत्र नहीं छनाएगा तो वहां पर जहरीला पदार्थ बैठ जाएगा, जो भी गंदगी होगा वो वहां पर जाकर के जमा हो जाएगा, जिससे हमारा शरीर और भी ज्यादा नुकसान करने लगेगा। इसी को यहाँ पर ठीक करने के लिए, ताकि खून को अधिक मात्रा में छाना जा सके, किडनी का काम चालू रहे, इसके लिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किस तरह से, बस आप लोग देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने के कारण किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, अतः इसके निष्कासन के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। यानी कि जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो जो वहां पर जहरीला पदार्थ बैठ जाता है तो उसी जहरीला पदार्थ को निकालने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन बोला जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि डायलिसिस मशीन का कार्य क्या होता है, तो आपको बस इतना ही बता देना है कि किसी भी कारण बस हमारा किडनी खराब हो जाता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के कारण अगर हमारा किडनी क्षतिग्रस्त हो जाता है और अपना कार्य करना बंद कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि जब किडनी कार्य करना बंद कर देगा तो जब हमारा खून नहीं छनाएगा, जब हमारा मूत्र वहां पर नहीं छनाएगा तो वहां पर जहरीला पदार्थ बैठ जाएगा, जो भी गंदगी होगा जाकर के किडनी पर बैठ जाएगा। और उस किडनी पर से गंदगी को निकालने के लिए, उस जहरीले पदार्थ को निकालने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ही डायलिसिस मशीन बोला जाता है, और इसे कृत्रिम ब्रिक भी कहा जाता है। डायलिसिस मशीन को कृत्रिम ब्रिक भी बोला जाता है। जाहिर सी बात है कि एक ब्रिक यानी कि एक किडनी तो भगवान बना दिए, लेकिन अगर वह किडनी खराब हो गया और अगर डायलिसिस मशीन उसको ठीक कर रहा है, उसका काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह कृत्रिम किडनी हो गया, तो इसे कृत्रिम ब्रिक भी कहा जाता है। इस मशीन में एक टंकी होती है जिसे डायलाइजर कहते हैं, और रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि रक्त के शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हीमोडायलिसिस। तो उम्मीद करते हैं कि डायलिसिस मशीन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि डायलिसिस मशीन क्या होता है। बस एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह किडनी का काम करता है, यानी कि जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो किडनी के बदले में डायलिसिस मशीन काम करता है। किडनी के ऊपर जो भी गंदगी बैठ जाता है, जो भी जहरीला पदार्थ जाकर के जमा हो जाता है, उसको यह निकालने का काम करता है। मतलब आप लोग सिंपल भाषा में समझिए कि जो काम किडनी कर रहा था वह काम अब कौन करेगा? डायलिसिस मशीन करेगा। तो डायलिसिस मशीन के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि स्वच्छोवास क्या होता है।
इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और बचेगा, हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बस सिंपल सा एकदम परिभाषा है। आप लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, बस इसी क्रिया को क्या बोला जाता है? श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। लेकिन यह वाला जो प्रश्न है वह काफी महत्वपूर्ण है। बार बार लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो आपका जवाब बस एक लाइन में होना चाहिए कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। जब हवा को नासिका के रास्ते अंदर करते हैं, यानी कि जब हवा को नाक के रास्ते अंदर करते हैं, तो जब हम लोग हवा को अंदर कर रहे हैं उसको अंग्रेजी में इंस्पिरेशन बोलते हैं, और जब हम लोग हवा यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं तब हम लोग उसको एक्सपीरेशन बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। जब हम लोग हवा को नाक के द्वारा अंदर लेते हैं उसको इंस्पिरेशन, और जब हम लोग हवा को छोड़ते हैं तब उसको एक्सपीरेशन बोला जाता है। काफ़ी आसान है, सांस लेना और सांस छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। बस आप लोग एक लाइन में ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद सबसे आखिरी क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में O2 और CO2 गैस का परिवहन कैसे करता है? मानव शरीर जो है वह खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आवागमन कैसे होता है, इसके बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? मानव के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के माध्यम से 97% तक जाता है। आपको हम बताए हैं कि हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन का काम सिर्फ खून को लाल करना ही नहीं है। हेमोग्लोबिन के कारण खून तो लाल होता ही होता है, लेकिन जो हेमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है वह ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर तक फैलाना और पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। और शेष 3% ऑक्सीजन जो है वह प्लाज्मा के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी कि जो पूरा ऑक्सीजन जो होता है, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो पूरा ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हेमोग्लोबिन ही नहीं करता है। हेमोग्लोबिन तो सिर्फ 97% ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और बाकी जो 3% हो गया उसको परिवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के माध्यम से 97% तक जाता है, और शेष 3% जो ऑक्सीजन है वह प्लाज्मा के द्वारा पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके 5% से 7% शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट के रूप में प्रवेश कर जाता है। तो कुल मिलाकर के मानव शरीर में जो रक्त में O2 और CO2 यानी कि मानव शरीर के खून में, मानव शरीर के रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है हेमोग्लोबिन और प्लाज्मा के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वह प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन करता है, और 3% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। इतना आपको बस ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यह वाला जो प्रश्न है वह सबसे आखिरी प्रश्न है, यानी कि यहाँ के बाद आपका जो श्वसन वाला चैप्टर है वह द एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से श्वसन के बारे में समझ गए होंगे, और श्वसन में जितने सारे भी हम आपको प्रश्न बताए सारे प्रश्न का जवाब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कुल 4 पार्ट में हम आपका पूरा श्वसन का चैप्टर खत्म करा दिए। 4 पार्ट कहने का मतलब कि अगर एक पार्ट आधे घंटा का भी है तो अगर आप लोग 2 घंटा भी मन से बैठ जाते हैं तो यह पूरा श्वसन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक पिछले का 3 पार्ट नहीं देखे हैं, बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है श्वसन वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। तो बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, फिजिक्स में भी 2, 3, 4 चैप्टर कंप्लीट है, इसके आगे भी पढ़ाना बाकी है। तो जितना कुछ भी हम आपको पढ़ाते चल जा रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग बारी बारी से पूरा वीडियो देखते रहिएगा। आपको एक एक बात अच्छे
तरीके से समझ में आता रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।